हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सृजन काव्य भाग चैप्टर 5 वीर रस के कवित्त भूषण। वीर रस अर्थात इन्होंने वीर रस से संबंधित कविताएं लिखी है। तो देखिए, इनका जन्म 1630 ईस्वी और मृत्यु सन 1750 ईस्वी। अब देखिए, इनका काव्य परिचय मतलब ये जीवन परिचय आपको स्वयं को पढ़ना है, जो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है। मेन तो इनका मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि है। ये चीज आपके जीके में भी काम आएगी और इस टाइप से आपके वन वर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि इनका मुख्य नाम तो घनश्याम है और भूषण जो इन्हें मिला हुआ ये इन्हें एक उपाधि मिली हुई है। जैसे महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिली हुई है, इसी तरह से इनको भूषण की उपाधि मिली हुई है। भूषण का मतलब होता है आभूषण। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये अभी जितना मैंने बोला ये मुख्य बात है, इसलिए आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है कि इन्हें भूषण की उपाधि किसने दी, तो ये आपको इसका आंसर है। उसके बाद उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। मतलब इन्होंने राष्ट्र से संबंधी और वीरता से भरपूर और ओज यानी तेज गुण युक्त इस कविता इन्होंने लिखी है। तो देखिए, अब इनका पाठ परिचय, जो इन्होंने कविता लिखी है उसका परिचय देखिए कि मतलब जो भी इन्होंने ये कवित्त लिखे हैं उनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। अगर आप ये पाठ परिचय अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये बाकी जो कवित्त है इनके अर्थ समझने में बहुत आसानी रहेगी। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में सभी जानते होंगे आप। जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं मतलब जाते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है, ऐसा भूषण अपनी कविता के माध्यम से बताते हैं। धूल के गर्द में मतलब धूल का जो अंबार लग जाता है, धूल की जो आंधी आ जाती है उसमें सूर्य तारे जैसा लगने लग जाता है। मतलब इतनी धूल उड़ती है कि सूर्य ऐसे लगता है जैसे कोई छोटा सा तारा हो। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। जब छत्रपति शिवाजी युद्ध के लिए निकलते हैं और उनके साथ में उनके लावर लश्कर जो भी साथ में जाते हैं, उनके जाने से जितनी भी मिट्टी और धूल उड़ती है उस मिट्टी और धूल के गुबार के अंदर सूर्य तारे के जैसा लगता है और जो समुद्र है वो ऐसा लगता है जैसे एक थाली में छोटा सा पारा रख रखा हो। पारा एक प्रकार का द्रव्य तरल पदार्थ है। जो ये पारे की गोलियां भी आती है जिसको हम अपने अनाज में रखते हैं जिससे कीड़ा न पड़े, और जो ये हम थर्मामीटर यूज करते हैं अपना टेम्परेचर नापने के लिए, उसके अंदर जो लिक्विड रहता है वो पारा होता है। औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब एक राजा है, के दरबार में समुचित सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते हुए शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। मतलब शिवाजी को इतना क्रोध आता है कि उनके क्रोध मात्र को देखकर ही औरंगजेब और उसके जितने भी सिपाही और साथी थे वो शिवाजी के इस लाल चेहरे को देखकर, क्रोध से लाल चेहरे को देखकर औरंगजेब के सारे सिपाही कांपने लग गए और उनका खुद का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। औरंगजेब एक मुगल है और ये शाहजहां का बेटा है और ऐसा माना जाता है कि जितने भी मुगल थे उनमें सबसे ज्यादा क्रूर और निर्दयी औरंगजेब माना जाता है। और देखिए, अब शेषनाग विधाता करतार व यमराज, शेषनाग जिसने अपनी फन के ऊपर पूरी पृथ्वी को टिका रखा, उन शेषनाग की बात की जा रही है। यमराज के दायित्व को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। मतलब कवि भूषण का कहना है कि ये जो शेषनाग है इन्होंने तो पृथ्वी को अपने फनों पर उठा रखा है और यमराज का दायित्व भी असल में शिवाजी निभाते हैं। मतलब कहने का मतलब कि इस पृथ्वी का भार शिवाजी ने अपने कंधों पर ले रखा है और दुश्मनों के लिए वही यमराज है।
शिवाजी का शत्रुओं पर आधिपत्य यानी उन पर ऐसा अधिकार और ऐसा कंट्रोल है जैसे इंद्र का जंबासुर पर, बड़नावल का सागर पर, राम का रावण पर, वायु का बादलों पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर। ये परशुराम और सहस्त्रबाहु ये आपने 10th क्लास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद वाले चैप्टर में पढ़ा था। सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था जिसका वध परशुराम ने किया था। दावा अग्नि का वृक्षों पर, दावा अग्नि यानी जंगल में लगने वाली एक आग, चीते का मृग समूह पर यानी हिरणों के समूह पर, शेर का हाथियों पर, प्रकाश का अंधकार पर, श्री कृष्ण का कंस पर। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करते हैं। ये सारी बातें इन कवित्व में आई है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वत्र शिवाजी का वर्चस्व है। मतलब ये 9 खंडों वाली इस भूमि पर चारों ओर शिवाजी का ही आधिपत्य है। अब इसके आप वीर रस के ये कवित्व, इनके कवित्व देखिए। तो सबसे पहले हम पहला कवित्व पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखिए आप इन कवित्व में सबसे पहले तो वीर रस है इसमें, और छंद कवित्व छंद है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन शैली है, ओज गुण है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कवि भूषण ने शिवाजी के लिए जो ये कवित्व लिखे हैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण, मतलब शिवाजी के लिए बहुत ही ज्यादा इन्होंने बड़ा चढ़ाकर कहा है। तो इस पूरे कवित्व में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया। ये लाइन आपको सभी के काव्य सौंदर्य में लिखनी है। तो इसका सबसे पहले आप इसका देख लीजिए संदर्भ। प्रस्तुत कवित्व छंद हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि भूषण के छंदों से अवतरित है। ये इसका संदर्भ है जो सभी कवित्व के लिए एक समान है। अब उसके बाद इसका आता है प्रसंग। तो प्रसंग सबका अलग अलग होगा। पहले वाले कवित्व में शिवाजी की सेना के युद्ध में जाते समय का अतिशयोक्ति वर्णन किया गया। ये जो पहला कवित्व है इसमें शिवाजी युद्ध में जाते हैं, उस समय जो जो हो रहा है उन सब चीजों का अतिशयोक्ति यानी बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। ये इसका प्रसंग है। अब देखिए आप इसके बारे में। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। चतुरंग सेना यानी हाथी, घोड़ा, पैदल व रथ सेना। जब एक राजा अपनी सेना को लेकर जाता है तो ये सब होते हैं उसके 4 अंगों से युक्त सेना। साजी यानी सजाकर। सरजा एक उपाधि है। शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए एक अपनी विशाल सेना को सजाकर तैयार करते हैं और मन उनका उमंगों से भरकर वह चलते हैं, तो भूषण बनत नाद बिहत नगारन के, नदीनत मद गेबरन के रलत है। बनत यानी कहते हैं के यानी युद्ध के नगाड़ों के, नगारन के यानी युद्ध के नगाड़ों के, और बनत यानी कहते हैं, नाद बिहद यानी शब्द भारी, नदी नद यानी विशाल नदी, गेबरन यानी हाथियों के, रलत यानी बहते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब वे चलते हैं तो सेना के नगाड़ों का भारी नाद गूंजने लगता है। वो सारी सेना को अपने साथ में लेके चलते हैं तो उन सेना का जो ध्वनि नाद है वो बड़ी भारी शब्द ध्वनि से गूंजने लगता है चारों ओर। और जो हाथी जो उनकी सेना में होते हैं, हाथी, उन हाथियों की कनपट्टी से यानी कान के पीछे वाले हिस्से से टपकने वाले मद से नदी और नद बहने लगते हैं। हाथी जो है उनके कान के पीछे से एक प्रकार का द्रव्य पदार्थ मद टपकता है। और मतलब जब इतने सारे हाथी झुंड में चलते हैं और उनके आपस में टकराने से उनके पीछे से जो वो मद टपकता है तो वो ऐसा लगता है जैसे नदियां बहने लग गई है। और एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल,
गजन की ठेल पेल सेल उसलत है। मतलब शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने पर सारे संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। खेल भेल यानी खलबली, और एल फेल यानी सेना के चलने या फैलने से, खलक यानी संसार, गेल गेल यानी गली गली में। तो गली गली में खलबली मच जाती है और सेना के असंख्य हाथियों के धक्कों से पर्वत भी उखड़ने लगते हैं। गजन यानी हाथी, ठेल पेल यानी धक्कों से, सेल यानी पर्वत, उसलत यानी उखड़ने लग जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जीमी। तारा सो तरनी, सो यानी यहाँ पे उपमा अलंकार है। धूरी धारा यानी धूल का उड़ना, और तरनी यानी सूर्य, जीमी यानी जैसे। थारा पर पारा पारावर यों हलत है। थारा यानी थाल, पारा एक द्रव्य अवस्था में रहने वाली वस्तु, जो अभी मैंने बताया था आपको थर्मामीटर में वो रहता है लिक्विड। पारा और पारावर यानी समुद्र, और यों हलत उपमा। पारा को इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं, और यहाँ पे यों हलत में उपमा अलंकार है। तो कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी की विशाल सेना के चलने से उड़ने वाली जो धूल है, उसमें जो ये सूर्य इतना तेज चमकने वाला, उस धूल में ये सूर्य ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा तारा टिमटिमा रहा हो। और धरती के हिलने से, मतलब ये इतनी सारी जो उनकी सेना चल रही है धमाधम, उनके चलने से जो ये धरती हिलने लग गई है, उससे समुद्र भी इस प्रकार डोलने लगता है, मतलब हिलने लगता है समुद्र का जल, और जैसे थाल पर पारा रखा हो और थाल को लेकर इधर उधर चलने पर पारा लुढ़कता रहता है। कभी भी आप इसको एक्सपेरिमेंट भी कर देख सकते हैं। थाली में पारे को रखिए, वो आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो बिल्कुल इधर उधर हिलता रहता है, वो पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है समुद्र उनकी विशाल सेना के उड़ने वाली मिट्टी के अंदर, और सूर्य, दोनों यहाँ पर उपमा अलंकार है, और तारा सो तरनी में भी उपमा अलंकार है। गेल गेल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और बाकी अनुप्रास अलंकार तो है ही। अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार का प्रयोग तो पूरी कविता में हुआ ही है। अब देखिए शिवाजी की सेना के रण क्षेत्र के प्रस्थान का दृश्य का वर्णन था ये। अब नेक्स्ट वाला देखिए, सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबे के जोक, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। सेकंड वाले का आप सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए। इसमें जो औरंगजेब है, उन्होंने अपनी सभा में शिवाजी को उचित सम्मान नहीं दिया, और उचित सम्मान न मिलने पर शिवाजी के क्रोधित होने का वर्णन इसमें किया गया है। तो ठाड़ो यानी खड़ा, जोग यानी योग, 6000 यानी बादशाह द्वारा दिया जाने वाला एक छोटा पद, और नियर यानी पास। तो भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब की सभा में गए, तो औरंगजेब द्वारा उन्हें उचित सम्मान नहीं दिए जाने के उचित सम्मान दिए जाने के आश्वासन पर शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, और अपनी वीरता और प्रभाव के कारण जो शिवाजी सबसे ऊपर खड़े होने के योग्य थे, उनको अपमानित करते हुए 6000 मनसबदारों के पास खड़ा किया। कहने का तात्पर्य यह है कि शिवाजी जिस सम्मान के योग्य थे, उन्हें वो सम्मान औरंगजेब की सभा में नहीं मिला, बल्कि उन्हें अपमानित करते हुए बादशाह ने एक छोटा पद उन्हें दिया। जानी गेर मिसिल घुसीले घुसाधारी मन, किन्हो ना सलाम ना बचन बोले सीरे। सीरे यानी नम, गेर विसिल यानी बराबर का ना होना। तो इससे अत्यंत दुखी और अनुचित और अपमानजनक मानते हुए छत्रपति शिवाजी, स्वाभिमानी और क्रोधी शिवाजी ने मन में बड़ा रोष छा गया, और वह अत्यंत गुस्से में हो गए कि उन्हें बराबर का सम्मान नहीं मिला।
तो उन्होंने ना तो किसी को सलाम किया और ना नम्र शब्दों में अपना विरोध प्रकट किया। भूषण बनत महावीर बलकत लाग्यो, सारी पातशाही के उड़ाए गए होश। भूषण जो उनको उपाधि है, भूषण कवि भूषण कहते हैं कि महाबली जोश मतलब बलकन यानी जोश और उत्तेजित होने लग गई है शिवाजी, और उनके इस क्रोध और उनके इस जोश को देखकर सारे जो सभा है वो क्रोध से लाल मुख को देखकर डर गई। सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे और उनके क्रोध को देखकर दरबारी लोगों के सबके प्राण उड़ गए, सारे लोग कांपने लगे। कहने का मतलब ये कि शिवाजी के जोश और उनके उत्साह और उनके रौद्र रूप को देखकर सारे दरबारी लोगों के होश उड़ गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, तमक यानी क्रोध, निरखी यानी देखकर। स्याह मुख नौरंग, स्याह मुख काला, नौरंग यानी औरंगजेब। सिपाह मुख पियरे, पियरे ने पीले। कहने का तात्पर्य यह है कि जब उनका अपमान किया तो शिवाजी उत्तेजित होने लगे और क्रोध से लाल मुख और रौद्र चेहरे को देखकर औरंगजेब भी झेप गया और डर के मारे उसका मुंह काला पड़ गया और औरंगजेब के साथियों का मुख पीला हो गया। शिवाजी का जो औरंगजेब ने अपमान किया था, उस अपमान के कारण शिवाजी के चेहरे पर जो क्रोध के एक्सप्रेशन थे, उन एक्सप्रेशन को देखकर औरंगजेब और उसके सिपाहियों के सबके होश उड़ गए। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें औरंगजेब और सिपाहियों की प्रतिक्रिया दिखाने में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट का आप सबसे पहले प्रसंग देख लीजिए। इसमें कवि के अनुसार, कवि भूषण के अनुसार पृथ्वी का जो बोझ है वो धारण करना और इस पूरे संसार का पालन पोषण करना वास्तव में शिवाजी ही करते हैं। और हम कथाओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार तो पृथ्वी को शेषनाग ने उठा रखा है और इसका पालन पोषण ईश्वर करते हैं, लेकिन कवि भूषण के अनुसार कवि का भार शिवाजी ने उठा रखा है और संसार का पालन पोषण शिवाजी ही करते हैं, ऐसा कवि भूषण का कहना है। तो देखिए आप इनके बारे में। तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, कहिबे को शेषनाग दीघनाग हिमाचल है। भुजानी यानी हाथों में, यानी हाथों की भुजाओं में। भूतल यानी पृथ्वी और शेषनाग दीघनाग हिमाचल। शेषनाग एक सहस्त्र फन वाले विशाल सर्प माने जाते हैं जो धरती को धारण करते हैं, और दीघनाग चारों दिशाओं में धरती को धारण करने वाले हाथी को कहते हैं, और हिमाचल तो पर्वत का नाम है। तो कवि भूषण कहते हैं कि हे शाहपुत्र सर्जा शिवाजी, इस संसार का भार वास्तव में आप ही उठाए हुए हैं। मतलब वो शिवाजी के बारे में हमें बताते हुए कहते हैं कि हे शाहपुत्र, वास्तव में इस धरती का भार तो आपने ही उठा रखा है। शेषनाग दिग्गज तथा हिमालय आदि पर्वत तो कहने के लिए भूधर है, इन्होंने तो सिर्फ कहने के लिए इन्होंने धरती का भार ग्रहण कर रखा है, वास्तव में तो आपने उठा रखा है इस धरती का भार। तेरो अवतार जग पोषण भरन हार, कछु करतार को ना मधी अमल है। वे कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारा जन्म, अवतार यानी जन्म, तो इस सारे जगत की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए ही हुआ है। मतलब तुमने इस धरती पर जन्म तो इस संसार का पालन पोषण करने के लिए ही लिया है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मतलब कहते हैं ना कि मानो आपने तो इस धरती पर अवतार ही इस धरती को पालने के लिए लिया है, और इस काम में ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है। हम तो कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर का, ये इस संसार को ईश्वर चला रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस संसार को तो आप ही चला रहे। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं कवि भूषण छत्रपति शिवाजी के बारे में, तो इसलिए यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकारों का देखने को मिल रहा है प्रभाव।
साही तने सर्जा समर्थ शिवराज कवि, भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। हे शाहपुत्र, समर्थ यानी सामर्थ्य, हे शाहपुत्र शिवाजी महाराज, सहज कहें तो आज के राजाओं में आपका जीना ही सार्थक है। मतलब आपका जीना ही सार्थक है, बाकी सारे राजा तो बेकार है। बिन काज होत काल बदनाम, तेरो करे मचलन से को काल, बिन काज होत काल बदनाम धरातल। वो कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी तलवार जो है वो इन अत्याचारी मुगलों का अंत करने वाली है और वही काफी है। बेचारा काल तो जान लेने के लिए बेकार में ही बदनाम है। अपन कहते हैं ना कि वो काल के गोद में समा गया या उसकी काल आ गई, उसका काल नजदीक आ गया, मतलब मृत्यु नजदीक आ गई। तो भूषण ये कहना चाहते हैं कि ये काल जो आता है ये तो बेकार में बदनाम है। काल तो शिवाजी स्वयं लाते हैं। शिवाजी की जो तलवार है वही इन सबका अंत करने के लिए, अत्याचारों का अंत करने के लिए काफी है। काल को तो हम यूं ही बदनाम करते हैं, काल तो शिवाजी की तलवार स्वयं लेकर आती है। तो इन सबसे उनकी तुलना की गई है बड़ा चढ़ाकर। तो यहाँ पर उपमा अलंकारों का और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का तो है ही, इन सब का वर्णन किया गया है। अब देखिए आप नेक्स्ट वाले का सबसे पहले आप प्रसंग देख लीजिए। इसमें कवि अनेक उदाहरणों के द्वारा अन्यायी मुगल शासकों पर शिवाजी के आतंक का वर्णन कर रहा है। तो देखिए आप, इंद्र जीम जम्ब पर बाड़व ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज। अलग अलग राजाओं के बारे में बताया गया है। तो जम्ब यानी जम्बासुर, एक नाम का एक दैत्य जिसका वध इंद्र ने किया था। और बाड़व वर्णावल समुद्र में रहने वाली आग है जो जल को जलाया करती है। अम्ब यानी जल। और रावण के बारे में तो आप सभी जानते हो, सदम्ब यानी अहंकारी, और रघुकुल राज यानी श्री राम है यहाँ पर। तो कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार देवराज इंद्र ने जम्बासुर का वध कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जल को जला देने वाली वाड़ा अग्नि ने जैसे से जल भयभीत रहता है, और अहंकारी रावण पर भगवान श्री राम का आधिपत्य स्थापित हुआ है, सर्वज्ञात है, मतलब सबको पता है। उसी तरह से पौन वारीवाह पर शंभु रतिनाह पर ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विराज। पौन यानी हवा, वारीवाह यानी बादल, शंभु यानी शिव, रतिना यानी कामदेव, और द्विजराज यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम। सहस्त्रबाहु एक पौराणिक राजा है जिसका वध परशुराम ने किया था, और रतिना यानी कामदेव होता है। तो वे कहते हैं कि जिस तरह से पवन का बादल पर आधिपत्य है, शिवाजी का रति के पति कामदेव पर आधिपत्य है, राजा सहस्त्रबाहु पर ब्राह्मणों में श्रेष्ठ परशुराम का आधिपत्य है, और दावा द्रुमदंड पर चीता, मृगझुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज यानी शेर, मृगझुंड यानी हिरणों का झुंड, और दावा यानी दावानल, दावा यानी यहाँ पर दावानल यानी जंगल, और द्रुमदंड यानी वृक्ष। तो वे कहते हैं कि जिस तरह से चीते का हिरणों के झुंड पर आधिपत्य रहता है, और चीते का हरिणों के समूह पर, हाथी पर सिंह का आधिपत्य रहता है, उसी और ये वृक्षों पर जंगल की आग का आधिपत्य रहता है, तेज तम अंश पर कान्हा जिमी कंस पर, योमलेंच बस पर शेर शिविराज पर,
तम यानी अंधकार, प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य रहता है। भगवान कृष्ण का कंस पर आधिपत्य रहता है। जिस प्रकार उसी प्रकार संपूर्ण अत्याचारी जो मुगल है, शासक है, उन पर छत्रपति शिवाजी महाराज का आतंक छाया रहता है। इस पूरे कवित्व में उदाहरण और उपमाओं की भरमार है और इसमें मालोपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। तो मालोपमा अलंकार की डेफिनेशन आप देख लीजिए। एक उपमेय वाक्य के साथ विभिन्न उपमान वाक्यों की, यहाँ पे विभिन्न विभिन्न लोगों के साथ छत्रपति एक अकेले शिवाजी की योजना होने से मालोपमा अलंकार है यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखिए, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुओं पर सिंह सिरताज को। तो सबसे पहले आप इसका वो देख लीजिए। इस छंद में कवि ने आश्रय और काव्य नायक महाराज शिवाजी के प्रताप और दबदबे का उदाहरण सहित वर्णन किया है। ये इसका प्रसंग है और इसमें यमक अलंकार भी है। नाग और नागजूह होने से यमक अलंकार है, क्योंकि एक नाग का मतलब होता है सर्प और नागजूह का मतलब है हाथियों का झुंड, मतलब हाथियों, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का वर्णन भी हुआ है। तो देखिए, कवि भूषण कहते हैं कि जैसे सर्पों के बैरी बलशाली गरुड़ का सर्पों पर प्रभुत्व और आतंक यानी भय छाया रहता है, हाथियों के झुंड पर जैसे पराक्रमी सिंह का भय यानी प्रभुत्व छाया रहता है, पर और दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पच्छिन के गोल पर बाज को, गोल यानी झुंड, पच्छिन यानी पक्षियों के, पुरुत यानी इंद्र, पहारन यानी पहाड़, और पर्वतों को अपने ब्रज के प्रहार से खंडित करने वाले इंद्र का आधिपत्य है और सभी पक्षियों पर जैसे बाज का आतंक बना रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमामंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को, रवि किरण यानी किरणों का समूह। तो उसी प्रकार 9 खंडों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी पर जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाश का अंधकार पर आधिपत्य है, उसी प्रकार पूरब पंचा देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहाँ पात शाही तहाँ दावा शिवराज को। उसी प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ भी और जितने भी ये बादशाह औरंगजेब के अधीन काम करने वाले जो शासक है, वहां पर महाराज शिवाजी प्रताप का प्रताप छाया हुआ रहता है, अर्थात आतंक छाया हुआ रहता है। तो इसमें भी शिवाजी की तुलना उन लोगों से की गई है, उनके समान बताया गया, तो इसमें भी उपमाओं की भरमार है। अब इसमें भी मालोपमा अलंकार और उदाहरणों के द्वारा सुंदर साज सज्जा की गई है। ये बात आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। अनुप्रास अलंकार भी सब जगह है और अतिशोक्ति अलंकार भी पूरे में है। मालोपमा अलंकार है, उपमाओं की भरमार है। ये सारी बातें आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। अब इसके बाद आप इसका देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखिए। ये वैकल्पिक में देखिए, भनत का अर्थ होता है कहना, ये मैंने आपको पीछे शब्दार्थ में भी बताया था। और किसकी भुजाओं पर धरती का भार, कवि मानता है ऐसा, तो शिवाजी की, कवि भूषण ऐसा मानते हैं ना। बाकी पुराणों के अनुसार तो हमारे शेषनाग पर है। और इनके अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपको अपनी बुक में ही करना है। जैसे संकलित छंदों में कौन सा रस है, तो वीर रस, और कौन सा गुण, वो मैंने आपको आगे लिखा दिया था, ओज गुण। कवि भूषण की 2 रचनाओं के नाम उनके कवि परिचय में से आप लिखेंगे। भूषण ने अंधेरे पर किसका अधिकार बताया है, ये भी आप इनकी व्याख्या में चले गए हैं। और सहस्त्र बाहु पर किसने विजय प्राप्त की थी, परशुराम ने। वितुंड पर किसका अधिकार है, ये सारी क्वेश्चन के आंसर्स आपको जब इन कवित्वों की व्याख्या करेंगे तो उसी में प्राप्त हो जाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन
कॉपी में ना करें। पठित अंश के आधार पर सिद्ध कीजिए कि भूषण वीर रस के कवि थे। ये निबंधात्मक का क्वेश्चन आप निश्चित कॉपी में कीजिए, क्योंकि ये वेरी IMP है। बस आपको इस पूरे चैप्टर में यही एक क्वेश्चन करना है, बाकी कोई क्वेश्चन आपको कॉपी में नहीं करना है। और ये व्याख्या तो आपकी जब आप सारे कवित्व की करेंगे तो उसी में हो जाएगी। आपका ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है और आपको अच्छे से कार्य करना है, जैसा आपको समय मिले उसके अनुसार। धन्यवाद।